दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। दोस्तों अगर आज के सबसे पहले वर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर हमें वर्ड दिया जाता है कोवेनेंट। दोस्तों कोवेनेंट ये जो वर्ड है वो हम नाउन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और वर्ब के तौर पर भी इसका यूज़ होता है। जब हम नाउन की बात कर रहे होते हैं तो कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता, संधि, करार या फिर कोई औपचारिक वादा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका मतलब समझेंगे। लेकिन जब हम वर्ब की तरह से यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कोई औपचारिक समझौता करना, कोई वचन देना। इस सेंस में हम जो है वो वर्ब के मतलब की मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में कोवेनेंट का यूज़ करते हैं। यानी कि कोवेनेंट का मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा लोगों, ग्रुप या फिर पार्टीज़ के बीच किया गया फॉर्मल एग्रीमेंट या फिर सीरियस प्रॉमिस, जिसमें सभी पार्टीज़ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस फॉलो करने के लिए एग्री करती है, यानी कि राज़ी हो जाती है। ये नॉर्मल प्रॉमिस से जो है वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस और फॉर्मल होता है। इस वर्ड का जो यूज़ है वो लीगल एग्रीमेंट्स के लिए हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए भी हम कर सकते हैं, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में या फिर जो हिस्टोरिकल सिचुएशंस है उनमें भी जो है वो इसका वर्ड यानी कि जो वर्ड है इसका यूज़ होता था या फिर करते भी है। इस तरीके से हम कहेंगे। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कि दो फैमिलीज़ है जो कि डिसाइड करती है कि उनके बच्चे एक शेयर्ड गार्डन को यूज़ करेंगे और दोनों फैमिलीज़ उसकी सफाई और जो मेंटेनेंस है उसकी जो जिम्मेदारी है वो इक्वली निभाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही फैमिली फॉलो कर रही है, बल्कि दोनों फैमिली जो है वो इक्वली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगी। तो अगर वो इस बात को एक फॉर्मल एग्रीमेंट के फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं तो उसे कोवेनेंट कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि दो लोग किसी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अगर फॉर्मल एग्रीमेंट करते हैं तो वो कोवेनेंट है। किसी प्रॉपर्टी के ओनर और बायर के बीच जो स्पेसिफिक कंडीशंस का एग्रीमेंट होता है, आपने देखा होगा, वो भी कोवेनेंट हो सकता है। दो ग्रुप जो है वो एक दूसरे के अधिकार की रिस्पेक्ट करते हैं और उनका जो मतलब कि फॉर्मल प्रॉमिस करते हैं, तो उस तरीके से भी हम जो है वो कोवेनेंट का यूज़ कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ये सारे जो एग्जांपल्स है ये कोवेनेंट के ही एग्जांपल्स है। अब हमने जैसे कि पढ़ा कि ये नाउन और वर्ब दोनों ही तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम जो है वो हमारे सिनोनिम्स को अब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स आते हैं जैसे कि एग्रीमेंट है, पैक्ट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि दो या फिर ज़्यादा पार्टीज़ का किसी बात पर एग्री होना या फिर फॉर्मल अरेंजमेंट करना, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे। एग्रीमेंट बहुत ही जनरल वर्ड है। जैसे कि मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक साथ जो है वो कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे और एक दूसरे को रेगुलरली हेल्प करते रहेंगे, यानी कि मदद करते रहेंगे किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो उनके बीच क्या है, एक क्लियर एग्रीमेंट है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ये होता है एग्रीमेंट। पैक्ट का क्या मतलब होता है, पैक्ट को जो है वो हिंदी में तह कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में जो किया गया फॉर्मल प्रॉमिस होता है या फिर जो एग्रीमेंट होता है उसे हम जो है वो मतलब कि पैक्ट कह सकते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, एग्रीमेंट से आप जो है वो इसे रिलेट करके मतलब कि समझ पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हमारा तीसरा आएगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट या फिर जिसमें पार्टी स्पेसिफिक टर्म्स और जो कंडीशंस है उनको एग्री करने के लिए फॉलो करने के लिए एग्री करती है, तो उसे हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कह सकते हैं। ये एक तरीके से कानूनी तौर पर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली लीगल और बिजनेस सिचुएशन में कॉमन होता है, इसका यूज़ जो है वो इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक स्टूडेंट ने म्यूजिक क्लास जो है वो ज्वाइन करते टाइम पे फीस और क्लास के जो रूल्स है उनके टर्म्स जो है वो एक्सेप्ट किए और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आगे बढ़ा जाए और हमारे मतलब कि एंटोनिम्स को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि डिसएग्रीमेंट है, रिफ्यूज़ल है या फिर ब्रीच है। सबसे पहला हमारा आता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है किसी मैटर पर एग्री ना होना, यानी कि किसी मैटर को स्वीकार ना करना या फिर अपनी मान्यता ना देना, उसे हम क्या कहते हैं, डिसएग्रीमेंट हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है जो आपको कहता है कि भाई हमें पिकनिक पर जाना चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मेरा मन नहीं है, तो आप जो है वो उसकी बातों से डिसएग्री कर रहे हो। यही होता है डिसएग्रीमेंट। रिफ्यूज़ल का मतलब होता है मना कर देना, किसी ऑफर से मना करना हो सकता है, किसी रिक्वेस्ट से मना करना हो सकता है, कोई प्रपोजल है उससे मना करना हो सकता है। किसी भी चीज़ के लिए जब आप मतलब कि मना करते हो सामने वाले व्यक्ति को, तो उसके लिए आप जो है वो रिफ्यूज़ल यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपने रिफ्यूज़ कर दिया इस तरीके से। ठीक है, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, कोई कंडीशन फॉलो ना करना या फिर कोई नियम को तोड़ना,
कानून को तोड़ना, कोई प्रॉमिस को तोड़ना, एग्रीमेंट को तोड़ना, रूल को तोड़ना, ये जो सारे मैंने आपको बताया ना, इसके मतलब के सेंस में हम ब्रीच का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दो सिबलिंग्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो गेम को जो है वो गेम कंसोल को जो है वो अल्टरनेट डेज पर यूज़ करेंगे, लेकिन एक सिबलिंग ने एग्रीमेंट फॉलो नहीं किया, तो उसने क्या कर लिया, ब्रीच किया यानी कि मतलब कि उसने वो एग्रीमेंट तोड़ा, इस तरीके से उल्लंघन किया उसका, ये होता है ब्रीच करना। वैसे अगर मान लीजिए कि आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हो तो आपने ट्रैफिक रूल्स ब्रीच किए हैं, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये जो सारे हैं हमारे एंटोनिम्स हमने डिस्कस किए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द टू फैमिलीज मेड अ कॉवेनेंट टू प्रोटेक्ट द शेयर्ड गार्डन। इस सेंटेंस का मतलब है कि दोनों फैमिलीज ने जो शेयर्ड गार्डन है उसकी प्रोटेक्शन और केयर करने के लिए एक फॉर्मल और सीरियस एग्रीमेंट तैयार किया, या फिर मतलब कि एग्रीमेंट किया इस तरीके से। तो यहाँ पर कोवेनेंट सिर्फ नॉर्मल प्रॉमिस नहीं है, बल्कि एक ऐसा फॉर्मल कमिटमेंट है जिससे दोनों फैमिलीज मतलब कि फॉलो करने के लिए एग्री करती है। इस तरीके से हमने समझा है कि कोवेनेंट यानी होता क्या है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डॉब। दोस्तों ये जो वर्ड है डॉब, इसे भी हम जो है वो वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और नाउन के तौर पे भी इसे यूज़ किया जा सकता है। जब हम डॉब का वर्ब के सेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है लीपा पोती करना, पोतना, लेप लगाना, या फिर बहुत ही लापरवाही से जो है वो रंग लगाना, किसी चीज़ को किसी पदार्थ से ढक देना, उसे हम जो है वो मतलब कि डॉब कहते हैं वर्ब के सेंस में। लेकिन जब नाउन की बात आती है तो नाउन के सेंस में इसका मतलब होता है कि असावधानी से लगाया गया रंग या फिर लेप, यानी कि जब जो है वो बहुत ही केयरलेस होके, लापरवाही से आप जो है वो मतलब कि कोई काम करते हो, स्पेशली किसी चीज़ को पोतते हो या फिर लेप लगाते हो, कलर लगाते हो, तो उसके लिए आप जो है वो डॉब का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, यानी कि डॉब का मतलब होता है कि किसी सरफेस पर पेंट हो सकता है, कोई मड हो सकती है, क्रीम, पेस्ट, या फिर किसी सब्सटेंस को जो है वो रफली, अनइवनली या फिर केयरलेसली लगाना। इसमें यूजुअली जो है वो नीटनेस या फिर प्रिसाइशन नहीं होती है, यानी कि सटीकता नहीं होती है काम की। बस आप ऐसे मतलब कि आपका मन नहीं है, आपका मन नहीं होता तब आप कैसे काम करते हो, यानी कि बहुत ही एकदम केयरलेस काम करते हो, इतना आप जो है वो मतलब कि बहुत ही डिटेल में काम नहीं करते। उस तरीके से आप समझ लीजिए कि डॉब का भी यही मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ मतलब कि किसी चीज़ की लीपा पोती कर रहे हो, पेंट कर रहे हो, लेकिन आपका मन नहीं है, तो कहीं पे पेंट लगाए, कहीं पे नहीं लगाए, कहीं पे मोटा लगाए, कहीं पे पतला लगाए, तो इस तरीके से हो जाता है डॉब। ये आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, इस वर्ड का जो यूज़ है वो तब होता है जब कोई चीज़ प्रॉपरली पेंट या फिर अप्लाई करने के बजाय बस थोड़ा थोड़ा से या फिर मोटा मतलब कि मोटे तरीके से लगा दी जाती है, तो उसे हम जो है वो डॉब करना कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर कोई बच्चा है जो कि पेंटिंग करते वक्त ब्रश को केयरफुली यूज़ करने के बजाय वॉल पर जो है वो पेंट के बड़े बड़े पैचेस लगा देता है, तो तब हम कह सकते हैं कि उसने वॉल पर जो है वो मतलब कि पेंट डॉब किया है, यानी कि यहाँ पर फोकस है कि पेंट को रफली और अनइवनली लगाया गया है, इसीलिए हमने जो है वो डॉब किया है, इस तरीके से यूज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब सिनोनिम्स की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि स्मीयर है, स्प्रेड है, या फिर अप्लाई है। स्मीयर का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस को किसी सरफेस पर स्प्रेड करना, रब करना, ओके, रगड़ना, या फिर मतलब कि यूजुअली अनइवनली, यानी कि अनइवन तरीके से जब आप किसी चीज़ को मतलब कि स्प्रेड करते हो, फैलाते हो या फिर रब करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मीयर करना कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि एक बच्चा है जिसने चॉकलेट को ब्रेड पर केयरफुली स्प्रेड करने के बजाय पूरी स्लाइस पर स्मीयर कर दिया, यानी कि एक तरीके से रगड़ दिया, ये होता है स्मीयर करना। स्प्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना किसी सरफेस पर, यानी कि फैला कर लगाना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि स्प्रेड कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई कोई लड़की है जिसने ब्रेड पर जो है वो इवनली बटर लगाया है या फिर टोस्ट पर इवनली बटर लगाया है, तो ये होता है स्प्रेड करना, फैलाना बेसिकली। ठीक है, अप्लाई का मतलब होता है लगाना, किसी सब्सटेंस को किसी सरफेस या फिर बॉडी पर लगाना, उसे हम जो है वो अप्लाई करना कहते हैं। जैसे कि अगर आप मॉइस्चराइजर लगाते हो तो आप अप्लाई कर रहे हो, कोई क्रीम लगाते हो तो आप अप्लाई कर रहे हो, आपने मॉस्किटो रेपेलेंट लगाया है तो आपने अप्लाई किया है, ये होता है अप्लाई। बहुत ही बेसिक वर्ड है। अब हमारे एंटोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ बहुत ही बेसिक वर्ड्स है, जैसे कि रिमूव है, क्लीन है, वाइप है। रिमूव का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, क्लीन का मतलब होता है कि किसी अनवांटेड सब्सटेंस को साफ कर देने का सेंस क्लीन में होता है। वाइप का मतलब होता है पहुंच देना। ठीक है, यानी कि किसी मतलब कि किसी सरफेस को किसी कपड़े से, टिश्यू से या फिर किसी चीज़ से जो है वो मतलब कि जब आप पहुंच लेते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वाइप करना कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई जूस गिरने के बाद जो है वो मैंने क्या किया, टेबल पर जो है वो एक कपड़ा लिया और पहुँच दिया सारा जूस, तो मैंने वाइप कर लिया, ये होता है वाइप करना। तो हमारे जो सारे एंटोनिम्स है वो भी हमने अच्छे से मतलब कि डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल हमें दिया जाता है, ही डॉब सम पेंट ऑन दी ओल्ड वुडन चेयर।
इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसने पुरानी जो मतलब कि लकड़ी की कुर्सी थी उस पर थोड़ा सा जो पेंट है वो रफली और अनइवनली लगा दिया। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है, कुर्सी को पेंट कर रहा है, लेकिन अनइवनली कर रहा है, कहीं पर लगा है, कहीं पर नहीं लगा, कहीं पर मोटी परत लग गई है, इस तरीके से। तो यहाँ पर डॉब का यूज जो है वो इसलिए किया गया है क्योंकि पेंट को केयरफुली और स्मूथली अप्लाई करने के बजाय कैजुअली या फिर ऐसे मतलब कि मोटे मोटे तरीके से लगाया जा रहा है। तो ये होता है डॉब करना। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से क्लियर है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फेकेंड। दोस्तों फेकेंड का क्या मतलब होता है? फेकेंड का मतलब होता है किसी चीज़ का उपजाऊ होना, फलदायी होना या फिर उत्पादक होना। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फेकेंड कह सकते हैं। एग्जेक्टिव है, ये याद रखना है आपको। तो फेकेंड का तो फेकेंड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होना किसी चीज़ का या फिर फर्टाइल होना, यानी कि किसी चीज़ से नेचुरली बहुत सारी ग्रोथ, आइडियाज़ या फिर रिजल्ट्स है या फिर जो ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस जब होते हैं तो उसे हम जो है वो फेकेंड कह सकते हैं। इसका यूज़ जो है वो मतलब कि मेनली ज़मीन के लिए हो सकता है, एनिमल्स के लिए भी हम कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं, कोई अगर आइडियाज़ है उसके लिए भी हम कर सकते हैं, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इन सारी चीज़ों के लिए हम जो है वो फेकेंड का यूज़ कर पाएंगे। यानी कि जब किसी लैंड में यानी कि किसी ज़मीन में क्रॉप्स इजीली और मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में ग्रो होते हैं, तो वो लैंड कैसी है? फेकेंड है, उपजाऊ है। ओके, यानी कि बंजर नहीं है एक तरीके से, यानी कि उसमें से जो है वो मतलब कि आप उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ले सकते हो, इस तरीके से हम कहेंगे। ये होता है किसी चीज़ का फेकेंड होना एक तरीके से। ओके, अगर किसी पर्सन के माइंड में मान लीजिए कि कंटिन्यूसली नए विचार आते रहते हैं, यूजफुल आइडियाज़ आते रहते हैं, तो उसकी इमेजिनेशन या फिर माइंड को भी फेकेंड कहा जा सकता है कि उसके मतलब कि दिमाग में जो है वो विचारों का भंडार है, यानी कि उसका दिमाग कैसा है? उपजाऊ है एक तरीके से। यानी कि ऐसा नहीं है कि ठप पड़ा हुआ है उसका दिमाग, बल्कि नए नए आइडियाज़ जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से हम इसे समझे तो मान लो किसी फार्मर ने फील्ड की जो सॉइल है उसमें मतलब कि अपना खेत है उसका, और उसकी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वो। ओके, यानी कि सारी चीज़ें उसमें है, सारे न्यूट्रिशन उसमें है, और उसकी सॉइल की वजह से जो है वो हर साल उसे जो है वो क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा हेल्दी और प्लेंटीफुल ग्रोथ मिलती है, यानी कि अच्छी खासी जो फसल है उसकी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई उसकी जो फील्ड की जो सॉइल है यानी कि जो मिट्टी है वो फेकेंड है, यानी कि उपजाऊ है, इस तरीके से हम कहेंगे। ये होता है किसी चीज़ का फेकेंड होना। दोस्तों साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि एग्जेक्टिव है ये हमारे पास। अब बात करते हैं हमारे सिनोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है जैसे कि फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है या फिर फ्रूटफुल है। फर्टाइल का मतलब होता है जिसमें प्लांट्स या फिर क्रॉप्स ग्रो करने की स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्षमता होती है, उसे हम फर्टाइल कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि उपजाऊ जिसे हम कहते हैं ना, वही होता है फर्टाइल। यानी कि फर्टाइल का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? मेनली जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, एनिमल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि गाँव की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, और फर्टाइल होने की वजह से अच्छी खासी फसल निकलती थी। ये होता है फर्टाइल होना, उपजाऊ होना। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है कि जिसकी जो रिजल्ट है वो बहुत ही फायदेमंद है, या फिर जिसका जो काम है, आउटपुट है, वो अच्छा खासा प्रोडक्शन लाता है, तो उसे हम जो है वो प्रोडक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई आरव का जो स्टडी सेशन है वो बहुत ही प्रोडक्टिव रहा क्योंकि उसने 2 चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। प्रोडक्टिव रहा यानी कि अब उसने 2 चैप्टर्स रिवाइज किए हैं, तो उससे कुछ ना कुछ तो उसे मिला होगा, यानी कि कुछ ना कुछ तो फायदेमंद चीज़ उससे मिली होगी, नॉलेज मिला होगा, अच्छी खासी उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ गई होगी। तो वो जो सारे मतलब कि जो भी उसने सेशंस लिए हैं या फिर 2 घंटे जितना भी उसने पढ़ा है, तो वो उसके लिए प्रोडक्टिव साबित हुआ क्योंकि उससे उसे कुछ ना कुछ मिला है। ये होता है किसी चीज़ का प्रोडक्टिव होना। फ्रूटफुल का क्या मतलब होता है? फलदायक होना। ठीक है, यूजफुल होना, सक्सेसफुल होना, या फिर जिस चीज़ से आपको बहुत ही मतलब कि वैल्यूएबल, कीमती रिजल्ट मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रूटफुल कह सकते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है, अच्छा असर देकर जाती है, तो उसे हम फ्रूटफुल कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई फ्रेंड्स के बीच जो डिस्कशन हुई थी वो काफ़ी फ्रूटफुल रही क्योंकि उन्हें जो है वो प्रोजेक्ट के लिए कई नए आइडियाज़ मिल गए। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप अकेले हो तो आपके पास उतने आइडियाज़ नहीं हो सकते, आपको जो है वो सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं पता होंगे। लेकिन अगर आपके पास जो है वो 10 आपके फ्रेंड्स हैं, वो अलग अलग आइडियाज़ आपको देंगे कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये ऐड कर लेना चाहिए, वो ऐड कर लेना चाहिए, तो सारे लोगों का जो डिस्कशन है वो कैसा हो जाएगा? फ्रूटफुल हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होगा। ये होता है किसी चीज़ का फ्रूटफुल होना। आई होप आपको अच्छे से मतलब कि समझ आ चुका है कि फ्रूटफुल या फिर ये जो सारे वर्ड्स हमने सिनोनिम्स में पढ़े हैं वो किस तरीके से हम यूज़ कर पाएंगे। अब एंटोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है जैसे कि बैरन है, इनफर्टाइल है या फिर अनप्रोडक्टिव है। सारे हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं। बैरन का मतलब होता है बंजर होना, यानी कि
इसका मतलब होता है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर मतलब कि कोई फसल या फिर जो क्रॉप्स है वो प्रॉपरली ग्रो ही नहीं कर सकते। मेटाफोरिकली किसी चीज़ में प्रोडक्टिविटी ना होना, उसे भी हम जो है वो बैरन कह सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि बहुत कम पानी की वजह से वो जो ज़मीन है वो बैरन हो गई, वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो नहीं हुए, यानी कि ज़मीन कैसी हो गई, बंजर हो गई। अब उसमें मतलब कि जो कंपोनेंट्स होने चाहिए मिट्टी में वो सारे कंपोनेंट्स ही नहीं बचे हैं, तो वो फसल कैसे उगाएगी। ये होता है किसी चीज़ का बैरन होना, बंजर हो जाना। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं। इनफर्टाइल का क्या मतलब होता है? इनफर्टाइल का मतलब होता है कि नेचुरली प्रोड्यूस या फिर रिप्रोड्यूस करने में अनेबल या फिर लेस कैपेबल होना, उसे हम जो है वो मतलब कि इनफर्टाइल कह सकते हैं। इनफर्टाइल जो है वो आप मतलब कि क्रॉप्स के लिए या फिर जो फार्मर्स की जो फसलें होती हैं उनके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर कोई जानवर है या फिर मतलब कि ह्यूमन है उनके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, कोई औरत या फिर कोई जानवर, तो उसके लिए इनफर्टाइल यूज़ हो सकता है। तो आपको दोनों चीज़ें जो है वो मतलब कि ध्यान रख के चलनी है। अनप्रोडक्टिव का क्या मतलब होता है? जिससे आपको जो है वो यूज़फुल रिजल्ट नहीं मिलता या फिर आउटपुट जो है वो अच्छा खासा प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उसे हम अनप्रोडक्टिव कहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई बिना प्रॉपर प्लान के पूरा आफ्टरनून वेस्ट करना एक अनप्रोडक्टिव डे बना सकता है, यानी कि उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो आपको उसमें से फ़ायदेमंद मिलेगा क्या? ये होता है किसी चीज़ का अनप्रोडक्टिव होना। ठीक है, इस तरीके से हमने यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स थे हमारे सारे, अच्छे से आपको आई होप आप समझ आ चुके हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है नीचे, द फेकेंड सॉइल प्रोड्यूस्ड अ रिच हार्वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, यहाँ पर क्या बताया गया है कि बहुत ही फर्टाइल और बहुत मतलब कि प्रोडक्टिव सॉइल की वजह से मतलब कि जो सब्जियों की खेती थी या फिर जो क्रॉप्स थी वो बहुत ही अच्छी और एबंडेंट हुई, यानी कि जितने की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही हो गई। तो यहाँ पर फेकेंड सॉइल की स्ट्रॉन्ग फर्टिलिटी और जो मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फेकेंड यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ग्रोटेस्क। दोस्तों ग्रोटेस्क ये भी हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा भद्दा होना, अजीब सा और डरावना सा होना, कुरूप होना, यानी कि जो चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती है, या फिर मतलब कि हास्यास्पद रूप से विचित्र होना, यानी कि बहुत ही अजीब होना जिससे देखकर आपको जो है वो हंसी आ सकती है या फिर आपको थोड़ा मजाकिया फील हो सकता है, या फिर कभी कभी इतना अजीब हो जाना किसी चीज़ का कि वो आपके लिए डरावना बन जाए या फिर भद्दा सा दिखे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक लड़की है जो कि कोई मास्क डिज़ाइन कर रही है, बड़ा ही मतलब कि अजीब सा मास्क है। ठीक है, इस तरीके से। तो ग्रोटेस्क का मतलब होता है कि कोई चीज़ या फिर जो अपीयरेंस है जो वो बहुत ही स्ट्रेंज होता है, अननेचुरल सा होता है, डिस्टॉर्टेड होता है या फिर अनप्लेजेंट लुकिंग सा होता है ना, यानी कि जब आपको देखने पर थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग आए, क्रीपी सी फीलिंग आए, अनकंफर्टेबल आप फील करो, तो ऐसी चीज़ों का आप जो है वो ग्रोटेस्क कह सकते हो। इस वर्ड का जो यूज़ है वो किसी पर्सन के लिए हो सकता है, किसी के चेहरे के लिए हो सकता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, पेंटिंग, स्टैचू, डिज़ाइन, सिचुएशन, किसी के लिए भी किया जा सकता है जब उसमें नॉर्मल अपीयरेंस से हटकर वियर्ड या फिर डिस्टॉर्टेड फीचर्स होते हैं, तो तब आप जो है वो ग्रोटेस्क का यूज़ कर पाओगे। दोस्तों कभी कभी जो है वो ग्रोटेस्क का जो इस्तेमाल है वो किसी ऐसी चीज़ के लिए भी किया जाता है जो इतनी ज़्यादा एग्जैजुरेटेड होती है, इतनी ज़्यादा रिडिकुलस होती है कि वो स्ट्रेंजली आपको जो है वो फ़नी लगने लगती है। डिस्टर्बिंग और फ़नी जो है वो दोनों एक साथ लगने लगती है, तो उसके लिए भी आप जो है वो ग्रोटेस्क का यूज़ कर सकते हो। ये खास बात आपको एक मतलब कि ध्यान रख कर चलनी है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मान लो स्कूल के ड्रामा के लिए जो है वो एक स्टूडेंट है, उसने एक ऐसा मास्क बनाया जिसमें बहुत ही बड़े मतलब कि अनइवन आईज है, स्ट्रेंज शेप नोज है, एग्जैजुरेटेड टीथ है, यानी कि दांत है बहुत ही बाहर निकले हुए। तो मास्क जो है वो कैसा लग रहा है? नॉर्मल नहीं लग रहा, क्यूट नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि बहुत ही भद्दा सा लग रहा है, वियर्ड सा लग रहा है, यानी कि एक तरीके से डिस्टॉर्टेड सा लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उस मास्क को हम क्या कहेंगे? ग्रोटेस्क कहेंगे। यही होता है ग्रोटेस्क का मतलब। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। और ये हम जो है वो एग्जेक्टिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, नाउन के तौर पर भी है इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि अगली है, डिस्टॉर्टेड है या फिर मॉन्स्ट्रस है। सबसे पहला हमारा आता है अगली। अगली का मतलब होता है जो बहुत ही दिखने में अच्छा नहीं होता, भद्दा सा होता है, अनप्लेजेंट होता है, अनअट्रैक्टिव होता है। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहेंगे? अगली कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई जो पुराना स्टैचू था और उसका जो चेहरा था ना वो पूरी तरीके से टूट चुका था, तो अब वो अगली लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। पहले जब वो सही था तो अट्रैक्ट करता था लोगों को, लेकिन अब क्योंकि उसका चेहरा टूट चुका है तो वो अट्रैक्ट नहीं करता, तो वो कैसा हो चुका है? भद्दा हो चुका है, बदसूरत हो चुका है, सिंपल सा। ओके, तो इस तरीके से आप अगली समझ सकते हैं। डिस्टॉर्टेड का क्या मतलब होता है? डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो नॉर्मल शेप होता है या फिर जो नॉर्मल किसी का अपीयरेंस होता है, जो फॉर्म होता है किसी चीज़ का, अगर वो बदल जाए ना तो उसे हम डिस्टॉर्टेड कह सकते हैं। डिस्टॉर्टेड ये जो वर्ड है वो मेनली आप इतना समझ लीजिए कि जो एबनॉर्मल शेप्स होते हैं ना किसी चीज़ के, उसको शो करता है कि जो चीज़ मतलब कि जैसे होनी चाहिए वैसे अगर नहीं है तो वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी।
जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि पानी में रिफ्लेक्शन में आपका जो फेस है वो थोड़ा सा अलग दिखता है, इधर हिलता हुआ या फिर मतलब कि बहुत ही अजीब अजीब से शेप्स बन जाते हैं आपके फेस के, तो वो आपका फेस कैसा हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, यानी कि अलग सा आपका एक मतलब कि अलग यानी कि एक फॉर्म बन रहा है या फिर एक मतलब कि चेंज हो रहा है आपके फेस में, तो उसे हम जो है वो डिस्टॉर्ट होना कह सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अब मॉन्स्टरस हमारा तीसरा वर्ड आता है, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही अगली, बहुत ही डराने वाला या फिर अननेचुरल सा, उसे हम जो है वो मतलब कि मॉन्स्टरस कहेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई म्यूजियम के एंट्रेंस पर जो है वो मतलब कि मॉन्स्ट्रस लुकिंग स्टैचू जो है वो रखा हुआ था, जिसने क्या किया कि सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया, यानी कि वो बहुत ही अलग सा लग रहा था, अगली सा लग रहा था, थोड़ा सा डरावना सा भी लग रहा था। इस तरीके से हम जो है वो मॉन्स्टरस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे सारे सिनोनिम्स कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर एंटोनिम्स को डिस्कस किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही कुछ बेसिक वर्ड्स है, जैसे कि ब्यूटीफुल है, नॉर्मल है, अट्रैक्टिव है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है जो बहुत ही सुंदर होता है, प्लेजिंग होता है, बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान खींचने वाली अगर कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसे हम जो है वो ब्यूटीफुल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे जो है वो रोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इस तरीके से नॉर्मल का मतलब है जो हम जिस तरीके से उम्मीद रखते हैं किसी चीज़ के होने की, अगर वो उसी तरीके से है तो वो हमारे लिए नॉर्मल है, उसमें मतलब कि कुछ अलग नहीं है, तो ये होता है नॉर्मल होना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें मैंने जो है वो कैरेक्टर्स बनाए हैं, अब मैंने ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी के 3 हाथ दिखा दिए, किसी की 2 नाक दिखा दी, नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा था, इसलिए वो नॉर्मल है। ये होता है नॉर्मल होना। अट्रैक्टिव का मतलब होता है जो देखने में आपको बहुत ही अपीलिंग लगती है, बहुत ही प्लीजिंग लगती है, आपका ध्यान खींच लेती है अगर कोई भी चीज़, तो उसे हम जो है वो अट्रैक्टिव कह सकते हैं। कोई ड्रेस हो सकती है, कोई मतलब कि कोई भी चीज़ हो सकती है, वो होगा अट्रैक्टिव होना। ठीक है, पर्सन भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने जो है वो सारे हमारे एंटोनिम्स भी कवर कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ ग्रोटेस्क मास्क फॉर द स्कूल प्ले। इस सेंटेंस का मतलब है कि आर्टिस्ट ने जो है वो एक स्कूल प्ले के लिए, यानी कि स्कूल में होने वाले नाटक के लिए, एक बहुत ही अजीब सा, बहुत ही डिस्टॉर्टेड, यानी कि अजीब से फेस वाला या फिर अनयूजुअल लुकिंग, यानी कि जो मतलब कि नॉर्मल नहीं दिखता है, ऐसा मतलब कि मास्क बनाया। तो यहाँ पर ग्रोटेस्क उस मास्क के मतलब कि वियर्ड होने को या फिर एग्जैजुरेटेड मतलब कि अपीयरेंस होने को दिखा रहा है। इस तरीके से आपको यूज़ करना है ग्रोटेस्क का। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एफिकेशियस। दोस्तों एफिकेशियस से हमारे पास एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा असरदार होना, प्रभावी होना, कारगर होना, या फिर जो चीज़ आपको कोई रिजल्ट देती है, अगर परिणाम देने वाली कोई चीज़ है तो उसके लिए आप जो है वो एफिकेशियस का यूज़ कर सकते हो। यानी कि एफिकेशियस का मतलब होता है कि किसी काम, किसी मेथड, ट्रीटमेंट, सल्यूशन या फिर एक्शन का इफेक्टिव होना। और डिज़ायर मतलब कि जैसा आपकी इच्छा होती है कि कोई रिजल्ट पाने की, उस तरीके का जब आपको किसी चीज़ से रिजल्ट मिल जाता है तो वो आपके लिए क्या होगी, एफिकेशियस होगी। यानी कि अगर कोई मेथड एक्चुअली काम करती है और जिस पर्पस के लिए उसे यूज़ किया गया था वो रिजल्ट आपको दे देती है, तो हम उसे एफिकेशियस कह सकते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड है। ये जो वर्ड है वो इफेक्टिव से सिमिलर है। इस तरीके से आप जो है वो जोड़कर इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रख पाएंगे। यानी कि इफेक्टिव का भी मतलब होता है किसी चीज़ का असरदार होना, तो इफेक्टिव और जो एफिकेशियस है वो हमारा सेम है लगभग। लेकिन एफिकेशियस थोड़ा फॉर्मल वर्ड है और अक्सर किसी स्पेसिफिक मेथड, रेमेडी या फिर जो ट्रीटमेंट होती है या फिर जो सोल्यूशन होती है ना, उनकी एबिलिटी को प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि तुमने जो है वो मैथ्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए एक नया मेथड ट्राई किया और उस मेथड से जो है वो तुम क्वेश्चंस को पहले से ज़्यादा इजीली और करेक्टली और बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो जो मेथड है वो तुम्हारे लिए कैसे हो गई, एफिकेशियस हो गई, तुम्हारे लिए ज़्यादा असरदार हो गई, तुम्हारे लिए ज़्यादा परिणाम देने वाली हो गई। तो इस तरीके से हम जो है वो एफिकेशियस का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसी स्टडी टेक्निक जो एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी जेन्युइनली हेल्प करती है वो आपके लिए एफिकेशियस है। ऐसा होम रेमेडी जो माइनर प्रॉब्लम में रिलीफ दे देती है, जैसे कि हम खांसी के लिए जो है वो मतलब कि अदरक या फिर शहद लेते हैं, कोई कुछ और करता है, तो वो ऐसे रेमेडीज़ क्या है हमारे लिए एफिकेशियस हो सकती है अगर वो हमें रिजल्ट दे देती है तो। ओके, या फिर ऐसा कोई क्लीनिंग मेथड जो स्टेन को प्रॉपरली रिमूव कर देता है। बहुत सारे ऐसे हैक्स होते हैं जो कि मतलब कि हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, अगर वो असरदार निकलते हैं तो वो हमारे लिए एफिकेशियस है। सिंपल सी बात, आप ये समझ लो। ठीक है, अब एग्जेक्टिव है हमारे पास। सिनोनिम्स की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि इफेक्टिव है, सक्सेसफुल है या फिर पोटेंट है।
इफेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का असरदार होना, डिज़ायर रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला या फिर सक्सेसफुली काम करने वाला, उसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैं जो है वो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए इफेक्टिव होते हैं, यानी कि मेरे लिए असरदार होते हैं, मैं उनसे जल्दी समझ पाती हूँ। ये होता है इफेक्टिव होना किसी चीज़ का। सक्सेसफुल होना यानी कि सफल होना, यानी कि डिज़ायर्ड जो गोल है आपका या फिर जो रिजल्ट है वो अचीव करने वाला या फिर अचीव करवाने वाला, तो उसे हम जो है वो सक्सेसफुल कह सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से उसका जो साइंस प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो गया, यानी कि सफल हो गया। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल होना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। पोटेंट हमारा तीसरा वर्ड आता है। पोटेंट का हमारा मतलब होता है कि बहुत ही पावरफुल होना या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला होना, यानी कि जिसका जो असर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आता है, उसके लिए आप जो है वो पोटेंट का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक क्लीनिंग सोल्यूशन है मेरे पास जो कि ग्रीस को जो है वो मतलब कि आसानी से निकाल देता है, ग्रीस के जैसे जो दाग होते हैं ना, बहुत ही मतलब कि ज़िद्दी दाग, उनको भी आसानी से निकाल देता है, तो वो चीज़ कैसी है, मेरे लिए पोटेंट है, काफ़ी पोटेंट है, इस तरीके से मैं कह सकती हूँ। ये होता है किसी चीज़ का पोटेंट होना। आई होप आपको सारे सिनोनिम्स क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो हमारे एंटोनिम्स यहाँ पर हमें दिए जाते हैं, जैसे कि इनइफेक्टिव है, यूजलेस है या फिर इनएफिकेशियस है। तो इनइफेक्टिव का मतलब होता है जिसका असर नहीं होता या फिर जो हमारे लिए असरदार नहीं है, प्रभावी नहीं है, या फिर जैसा हमें रिजल्ट चाहिए होता है वैसा अगर हमें नहीं देते हैं, नहीं दे पाता है, तो उसे हम इनइफेक्टिव कह सकते हैं। मान लीजिए कि बिना प्रैक्टिस के सिर्फ आंसर रीड करना या फिर उन्हें रट्टा मार लेना, ये कैसी प्रैक्टिस है, ये कैसी स्टडी प्रैक्टिस है, ये स्टडी मेथड कैसी है, तो इनइफेक्टिव है, इससे कोई भी असर या फिर आउटपुट नहीं निकलने वाला। ये होता है किसी चीज़ का यानी कि इनइफेक्टिव होना। अगला हमारा आता है यूजलेस। यूजलेस का मतलब होता है जो किसी काम का नहीं है, जो किसी यूज़ का नहीं है, किसी यूज़ मतलब कि कुछ यूज़फुल नहीं है उसमें, उसे हम यूजलेस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक टूटा हुआ कैलकुलेटर है, तो वो मेरे किसी यूज़ का ही नहीं है, एग्जाम में मुझसे ले ही नहीं जा सकती। ये होता है किसी चीज़ का यूजलेस होना। इनएफिकेशियस का क्या मतलब होता है कि कोई इफेक्टिव या फिर डिज़ायर रिजल्ट प्रोड्यूस करने में मतलब कि सक्सेसफुल उस अनसक्सेसफुल सॉरी, तो उसे हम कहेंगे इनएफिकेशियस, यानी कि जो मतलब कि सक्सेसफुल नहीं है उसे इनएफिकेशियस कहा जा सकता है। जैसे कि अगर कहा जाए कि बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करना उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनएफिकेशियस अप्रोच थी, यानी कि अनसक्सेसफुल अप्रोच थी, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये होता है इनएफिकेशियस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि हमने सारे वर्ड्स जो है वो मतलब कि कौन कौन से पढ़े हैं और किस तरीके से हमें इनका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, द न्यू स्टडी मेथड प्रूव्ड एफिकेशियस फॉर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि जो नई स्टडी मेथड है वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के लिए इफेक्टिव और रिजल्ट देने वाली साबित हुई, यानी कि उस मेथड को यूज़ करने से स्टूडेंट को डिज़ायर्ड इंप्रूवमेंट मिली। तो यहाँ पर एफिकेशियस का मीनिंग है सक्सेसफुली काम करने वाला और एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला। इस तरीके से हमने समझा है। अब दोस्तों इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पेक्यूनियस। दोस्तों इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, निर्धन है, पैसे की कमी वाला जिसे हम कह सकते हैं, आर्थिक रूप से जो तंग है, उसे हम जो है वो इम्पेक्यूनियस कहेंगे। ठीक है, एग्जेक्टिव है ये हमारे पास। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है किसी पर्सन के पास बहुत ही कम पैसे होना, या फिर फाइनेंशियली जो पर्सन स्ट्रगलिंग होता है ना, उसके लिए आप इम्पेक्यूनियस का यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस वर्ड का जो यूज़ है वो आमतौर पर किसी ऐसे पर्सन के लिए होता है जो अपनी बेसिक या फिर जो मतलब कि उसकी जो नीड्स होती है उनके लिए भी इनफ मनी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आप जो है वो इम्पेक्यूनियस का यूज़ आराम से कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है ना इम्पेक्यूनियस, ये सिंपली पुअर से थोड़ा फॉर्मल है, इसमें स्पेसिफिकली लैक ऑफ मनी का आइडिया ज़्यादा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मान लो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो कि अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम भी करता है, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा मतलब कि खर्चे के लिए बहुत ही कम पैसे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो इम्पेक्यूनियस है। यहाँ पर वर्ड का फोकस उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पर है, ध्यान रखना है आपको। उसी तरीके से मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट के पास ट्रिप के लिए जो है वो मतलब कि पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है, तो वो भी इम्पेक्यूनियस कहलाया जा सकता है। किसी पर्सन का कुछ टाइम के लिए फाइनेंशियली टाइट हो जाना, हाथ तंग हो जाना, ऐसा हम कहते हैं ना, उस तरीके से भी आप जो है वो इम्पेक्यूनियस का यूज़ कर सकते हो। किसी यंग आर्टिस्ट के पास मान लीजिए कि अगर एक्सपेंसिव आर्ट सप्लाइज खरीदने के पैसे नहीं है, तो उसे भी हम इम्पेक्यूनियस कह सकते हैं। किसी फैमिली का लिमिटेड इनकम की वजह से बजट केयरफुली मैनेज करना, तो वो भी इम्पेक्यूनियस हो सकता है। ये जो सारे एग्जाम्पल है ना, ये इम्पेक्यूनियस होने के ही एग्जाम्पल है, एग्जेक्टिव के तौर पर इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड
वर्ड्स आएंगे, जैसे कि पुअर है, पेनीलेस है, या फिर मतलब कि नीडी है तीसरा हमारा। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। पुअर का तो मतलब आपको पता होगा कि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, जो गरीब होता है, या फिर जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, या फिर अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए जो है वो पर्याप्त मात्रा में मनी नहीं है, उसे हम पुअर कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो एक पुअर लड़का था, इसीलिए वो एक्सपेंसिव कोचिंग जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, यानी कि जो महंगी महंगी जो क्लासेस होती है वो वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ये होता है पुअर होना। पेनीलेस क्या होता है? पेनीलेस का मतलब होता है कि बिल्कुल या फिर ऑलमोस्ट बिल्कुल ही पैसे ना होना, उसे हम जो है वो पेनीलेस कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो वो होता है पेनीलेस होना। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर आप वॉलेट जो है वो घर पर भूल जाते हो और बाद में जो है वो लंच करने कहीं बाहर चले जाते हो रेस्टोरेंट में, और जब बिल भरने की बारी आती है तो आपको पता चलता है कि आप तो बिल्कुल पेनीलेस हो, यानी कि आपके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। ये होता है पेनीलेस हो जाना। नीडी का क्या मतलब होता है? जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको जो है वो मतलब कि पैसों की ज़रूरत होती है, किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो उसे हम जो है वो नीडी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने जो है वो अपने कपड़े कुछ नीडी लोगों को डोनेट कर दिए। नीडी यानी कि जिनको ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे लोगों को मैंने डोनेट किया जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हमेशा कपड़े, इस तरीके से। तो ये हमारे जो है वो सारे सिनोनिम्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि वेल्दी है, एफ्लुएंट है, या फिर प्रॉस्परस है। वेल्दी का मतलब होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, उसे हम जो है वो वेल्दी कहेंगे। जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि वेल्दी कह सकते हैं। जैसे कि वेल्दी लोगों की जो पहचान है वो कैसी होगी कि घर में उनका सेपरेट जिम होता है, पूल होता है, बार होता है, सारी चीज़ें होती है, उसे हम वेल्दी कह सकते हैं कि भाई अच्छा खासा मतलब कि है उनके पास सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। वेल्दी वो होता है। एफ्लुएंट का क्या मतलब होता है? जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल है। प्रॉस्परस है, प्रॉस्परस तो हमारा खुद ही तीसरा वर्ड आ रहा है, तो उसको मैं फिर से अलग से समझाऊंगी, लेकिन एक तरीके से आप ये समझ लो कि एफ्लुएंट का मतलब होता है जो फाइनेंशियली कंफर्टेबल है। ठीक है, उसके लाइफ में कंफर्ट की कमी नहीं है, ये चीज़ आप समझ कर चलो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि उस एरिया में एफ्लुएंट फैमिलीज के बड़े और कंफर्टेबल हाउसेज हैं। एफ्लुएंट फैमिलीज यानी कि ऐसी फैमिलीज जो अच्छा खासा कमाती है, अच्छा खासा स्पेंड भी करती है, लग्जरी लाइफ जीती है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ऐसी फैमिली को हम जो है वो एफ्लुएंट कहेंगे। प्रॉस्परस का क्या मतलब होता है? जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल या फिर फ्लरिशिंग है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉस्परस कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई एक छोटी सी दुकान थी जो कि कुछ ही सालों में मतलब कि बिजनेस करते करते एक प्रॉस्परस मतलब कि बिजनेस बन गई। प्रॉस्परस यानी कि सक्सेसफुल बिजनेस बन गई। इस तरीके से फाइनेंशियल सक्सेसफुल हो गई, पैसा कमाने लग गया अच्छा खासा। तो इस तरीके से हम जो है वो मतलब कि प्रॉस्परस का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे जो वर्ड्स हैं हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब इसी के साथ हम जो है वो मतलब कि हमारे एक एग्जाम्पल यानी कि सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है द इम्पेक्यूनियस स्टूडेंट बोरोड अ बुक इंस्टेड ऑफ बाइंग इट। यानी कि सेंटेंस का मतलब सिंपल सा है कि एक बच्चा था, यानी कि स्टूडेंट था, जिसके पास बुक खरीदने के लिए मतलब कि पर्याप्त पैसे नहीं थे, यानी कि जितने की उसे ज़रूरत थी इनफ पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बुक खरीदने के बजाय क्या कर लिया? बोरो कर लिया, किसी से उधार मांग लिया एक तरीके से। तो यहाँ पर इम्पेक्यूनियस स्टूडेंट की फाइनेंशियल डिफिकल्टी और मतलब कि पैसे की कमी को डिस्क्राइब कर रहा है। इम्पेक्यूनिटी क्या कर रहा है कि उस बच्चे के पास पैसे नहीं है, या फिर उसकी ज़रूरत कुछ ऐसी है कि उसके पास जो है वो मतलब कि बुक खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि दूसरों से जो है वो मांग रहा है किताबें। इस तरीके से हमने समझा है कि इम्पेक्यूनियस यानी होता क्या है। ठीक है, अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है नॉन प्लस। दोस्तों नॉन प्लस ये हमारे पास नाउन की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसे वर्ब की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। जब हम नॉन प्लस का यूज़ नाउन की तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है असमंजस में होना, उलझन, हक्का बक्का स्थिति, या फिर मतलब कि ऐसी स्थिति जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे हम नॉन प्लस कहेंगे नाउन के सेंस में। लेकिन जब वर्ब के सेंस में बात होती है नाउन प्लस की, तो इसका सेम ही मीनिंग है, लेकिन कुछ करना ऐसे सेंस में आ जाता है, जैसे कि असमंजस में डाल देना, हैरान परेशान कर देना, करने का भाव आता है। ठीक है, कुछ समझ ना आने की स्थिति में छोड़ देना, तो इस सेंस में आप जो है वो मतलब कि वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में नॉन प्लस का यूज़ कर पाओगे। यानी कि नॉन प्लस का मतलब होता है कि ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पर कोई पर्सन इतना ज़्यादा कंफ्यूज, इतना ज़्यादा सरप्राइज या फिर पजल हो जाए कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, यानी कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब कि स्ट्रेंज सिचुएशन या फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम सामने आ जाती है, तो पर्सन क्या करता है, कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टक हो जाता है कि मैं इसका जवाब क्या दूँ या फिर करूँ क्या मैं अब यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन प्लस में है। नॉन प्लस में है यानी कि बहुत ही मतलब कि उलझन वाली स्थिति में, एक तरीके से मतलब कि असमंजस में है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि मान लो कि एक टीचर है जो कि क्लास में एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछती है और तुमने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा नहीं है, नहीं सुना है, तो तुम आंसर देने की कोशिश करते हो फिर भी, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस मतलब कि सवाल का जवाब क्या दूं। तो उस टाइम पर आप कौन सी स्थिति में हो? तुम नॉन प्लस में हो। इस तरीके से हम समझ पाएंगे।
यानी कि टीचर के अचानक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जवाब ना होना, एक तरीके से आप कंफ्यूज हो जाते हो तो उसे हम नॉन प्लस कहेंगे। किसी पजल का आंसर समझ में ना आना तो तब भी आप नॉन प्लस में होते हो। फ्रेंड का अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देकर तुम्हें स्पीचलेस कर देना, तुम हक्का बक्का रह गए एकदम से, तुम जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हैरान हो गए, तो तब भी आप नॉन प्लस में हो। या फिर किसी स्ट्रेंज सिचुएशन में कुछ डिसाइड ही ना कर पाना तो तब भी आप जो है वो मतलब कि नॉन प्लस में हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, यानी कि ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो हमने नॉन प्लस होने के ही पढ़े हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। अब दोस्तों हम सिनोनिम्स की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि परप्लेक्स है, बैफुल है या फिर कन्फाउंड है। सबसे पहला तो हमारा वर्ड आता है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है कि किसी को इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देना कि उससे सिचुएशन समझने में जो है वो डिफिकल्टी हो जाए, तो उसे हम परप्लेक्स करना कहते हैं। बेसिकली परप्लेक्स में जो है वो कन्फ्यूजन को शो किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैथ्स का जो पजल है उसकी जो अनयूजुअल वर्डिंग थी उसने रोहन को इतना ज़्यादा परप्लेक्स कर दिया कि वो काफ़ी देर तक आंसर ही नहीं दे पाया। परप्लेक्स कर दिया यानी कि पूरी तरीके से कन्फ्यूज कर दिया, उलझा के रख दिया, उसे हम कहते हैं परप्लेक्स होना। बैफल का भी यही मतलब होता है कि किसी को कंफ्यूज कर देना, पजल कर देना, तो उसे हम जो है वो मतलब कि बैफल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई जो रिमोट था वो सडनली काम ना करने की वजह से समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम ने मतलब कि प्रॉब्लम क्या है इस रिमोट में, तो उस प्रॉब्लम ने क्या कर दिया, मुझे बैफल कर दिया, यानी कि मुझे कंफ्यूज कर दिया कि किस तरीके से इसे सुधारूं। ये होता है बैफल करना। कन्फाउंड का क्या मतलब होता है? कन्फाउंड का मतलब होता है कि या तो किसी को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देना या फिर किसी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देना। दोस्तों कन्फाउंड में जो है वो सरप्राइज और कन्फ्यूजन दोनों होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्ज़ाम में एक कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो मतलब कि आया है, यानी कि पूछा गया है एग्जाम में, और उसने क्या किया है, पूरी क्लास के बच्चों को कंफाउंड कर दिया, यानी कि एक तरीके से कंफ्यूज भी कर दिया और सरप्राइज भी कर दिया कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ गया। तो ये होता है कंफाउंड करना। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। सिनोनिम्स हमारे सारे डिस्कस कर लिए हमने। अब बारी आती है हमारे एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि क्लैरिटी है, अंडरस्टैंड है या फिर अश्योर है। क्लैरिटी का मतलब होता है किसी सिचुएशन या फिर आइडिया का क्लियरली समझ में आ जाना, उसे हम जो है वो क्लैरिटी कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई टीचर ने जो है वो सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से समझाया है, अच्छे से मतलब कि ऐसा समझा दिया कि सारे टॉपिक जो है वो एक बार में समझ आ गए, तो उनके एक्सप्लेनेशन में क्या था, क्लैरिटी थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि किसी आइडिया को, सिचुएशन को या फिर इन्फॉर्मेशन को क्लियरली समझ पाना बिना किसी कन्फ्यूजन के, तो उसे अंडरस्टैंड करना कहते हैं। अश्योर का मतलब होता है कि किसी को कॉन्फिडेंस या फिर सर्टेनिटी देना कि सब ठीक है या फिर कोई पर्टिकुलर बात जो है वो सच है, यानी कि जब आपको कोई कन्फ्यूजन में नहीं छोड़ता है बल्कि आपको जो जैसा है वैसा ही बता देता है, तो वो होती है अश्योर करना। ठीक है, यानी कि जैसा है वैसा ही बता देना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह सकती हूँ कि भाई मेरी मम्मी ने मुझे अश्योर किया कि जो खोई हुई नोटबुक है वो मिल जाएगी, इसलिए मैं जो है वो टेंशन फ्री होके रहूँ। ये होता है अश्योर करना किसी को। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। आश्वासन देना बहुत ही मतलब कि एक परफेक्ट वर्ड है इसके लिए। तो आई होप आपको सारे वर्ड जो है वो हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल हमें दिया जाता है, द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेफ्ट मी इन अ नॉन प्लस। इस सेंटेंस का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ने, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो मेरी उम्मीद से बाहर था, तो वो क्वेश्चन सुनकर मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या आंसर दूँ। तो यहाँ पर नॉन प्लस एक ऐसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है जहाँ पर पर्सन टेम्पररीली कंप्लीटली मतलब कि स्टक हो जाता है और अनश्योर हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने समझा है कि मतलब यानी कि ये जो वर्ड है नॉन प्लस, इसका मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है फॉरगो। दोस्तों फॉरगो ये हमारे पास वर्ब है, यानी कि क्रिया है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, या फिर किसी चीज़ के बिना ही काम चला लेना, या फिर जानबूझकर किसी चीज़ को न लेना, उसे हम जो है वो फॉरगो कह सकते हैं। यानी कि फॉरगो का मतलब होता है किसी चीज़ को जानबूझकर छोड़ देना या फिर उसके बिना ही काम चलाना, स्पेशली जब वो चीज़ अवेलेबल हो लेकिन पर्सन किसी और रीज़न की वजह से उसे चूज़ नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, कंफर्ट, बेनिफिट या फिर इंजॉयबल चीज़ें हो सकती है, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि मैं इसे नहीं लूंगा या फिर ऐसा नहीं करूंगा, तो तब आप जो है वो फॉरगो का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो नेक्स्ट डे है वो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, यानी कि अगले ही दिन, यानी कि जिस दिन मूवी देखने जा रहे हैं उसके अगले दिन तुम्हारा क्या है, बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो तुम मूवी का जो प्लान है वो जानबूझकर छोड़ देते हो ताकि पढ़ाई कर सको, तो तुमने मूवी को फॉरगो किया है। फॉरगो किया है यानी कि तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तुम भी जा सकते थे, मर्जी भी थी, लेकिन क्योंकि तुमने जो है वो क्या चूज़ किया कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तो तुमने उस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया, त्याग दिया, छोड़ दिया। तो ये होता है फॉरगो करना।
जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, उसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपके पास मान लीजिए कि बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, लेकिन आप डाइट फॉलो कर रहे हो, अच्छी सी डाइटिंग ले रहे हो आप, तो आप जो है वो मतलब कि मिठाइयों को जाने देते हो कि नहीं खाता हूँ मैं। ये होता है मतलब कि मिठाइयों को फॉरगो करना, या फिर मूवी का प्लान छोड़कर एग्जाम की प्रिपरेशन करना, नए शूज़ खरीदने का प्लान कैंसिल करके पैसे बचाना। इसमें आपने क्या किया है, शूज़ को फॉरगो कर दिया है कि शूज़ जाने दो, मैं पैसे बचाऊंगा। इस तरीके से गेम खेलने के बजाय जो है वो होमवर्क कंप्लीट करना, अपने गेम को फॉरगो कर दिया। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जब आप किसी चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ देते हो या फिर त्याग देते हो या फिर उसे चूज नहीं करते, तो उसे कहा जाता है फॉरगो करना। ठीक है, इस तरीके से वर्ब है हमारे पास, यानी कि क्रिया है। अब सिनोनिम्स की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि गिव अप करना है, एब्सटेन करना है, सैक्रिफाइस करना है। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या फिर उसे कंटिन्यू ना करना, उसे हम जो है वो गिव अप करना कहते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए कि प्रिया नाम की एक लड़की है, उसने जो है वो एक्स्ट्रा शॉपिंग जो है वो गिव अप कर दी ताकि वो अपनी जो सेविंग्स गोल है उसे अचीव कर सके, यानी कि वो पैसे बचा सके। वो पैसे बचाना चाहती है तो उसने क्या किया कि एक्स्ट्रा शॉपिंग अवॉइड की। तो इस तरीके से हम गिव अप का यूज़ करेंगे। अगला हमारा आता है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर चीज़ को जानबूझकर छोड़ देना, अवॉइड करना, उसे एब्सटेन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर जो फास्ट फूड है, जो भी सारी चीज़ें हैं बाहर की अटपटी या फिर मतलब कि चटपटे खाने वाली चीज़ें, वो मैंने एब्सटेन कर दिया। एब्सटेन कर दिया यानी कि मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया, बिल्कुल मैं अवॉइड करती हूँ अब। ये होता है किसी चीज़ को एब्सटेन करना। सैक्रिफाइस का मतलब होता है कि किसी वैल्यूएबल चीज़ को किसी हायर पर्पस या फिर बेनिफिट के लिए छोड़ देना, त्याग देना। त्याग करना जो होता है ना, उसे सैक्रिफाइस कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कह सकती हूँ कि भाई रिया नाम की लड़की है, उसने वैकेशन का जो प्लान है वो सैक्रिफाइस किया ताकि वो अपनी डांस कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कंप्लीट कर सके। ये होता है सैक्रिफाइस करना, कि जब आप कोई दूसरी कीमती चीज़ पाना चाहते हो ना, तो जब आप पहली वाली चीज़ को छोड़ देते हो तो उसे सैक्रिफाइस करना कहेंगे। यानी कि इसमें दो चीज़ों का जो है वो कंपैरिजन होता है कि एक चीज़ आपको चाहिए तो दूसरी चीज़ आपको छोड़नी पड़ रही है। इस तरीके से सैक्रिफाइस का यूज़ होगा। अब एंटोनिम्स की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि चूज़ है, एक्सेप्ट है या फिर एम्ब्रेस है। चूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को चुनना, सिलेक्ट करना। यानी कि मान लीजिए कि मैं रेस्टोरेंट में गई और मैंने पिज़्ज़ा के बजाय जो है वो पास्ता चूज़ कर लिया, तो ये मेरे पास ऑप्शंस थे, इसलिए मैंने क्या किया, मतलब कि चुन लिया या फिर चूज़ कर लिया। ये होता है चूज़ करना। ठीक है, यानी कि एक तरफ तो आप जब मतलब कि हमारा जो वर्ड था कि जिसमें आप जो है वो मतलब कि गिव अप कर रहे थे, एब्सटेन कर रहे थे या फिर सैक्रिफाइस कर रहे थे, अब उसी की जगह आप चुन रहे हो। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ से जो है वो एग्री कर जाना, उसे हम एक्सेप्ट करना कह सकते हैं। एम्ब्रेस का मतलब होता है कि किसी आइडिया को, किसी अपॉर्चुनिटी को या फिर किसी एक्सपीरियंस को विलिंगली एक्सेप्ट करना, यानी कि एक्सेप्ट करने का ही सेंस है इसमें भी, तो उसे हम एम्ब्रेस करना कहेंगे। यानी कि एक तरीके से हाथ फैलाकर जिस चीज़ को आप मतलब कि आने देते हो, वेलकम करते हो ना, तो उसे हम एम्ब्रेस करना कहेंगे। तो हमारी जो सारे सिनोनिम्स और जो एंटोनिम्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस हमें दिया जाता है, शी डिसाइडेड टू फॉरगो डेजर्ट टू सेव मनी। इस सेंटेंस का मतलब है कि उसने जो है वो डेजर्ट अवेलेबल होने के बाद भी उसे जानबूझकर नहीं लिया या फिर नहीं खाया ताकि वो पैसे बचा सके। तो यहाँ पर फॉरगो का मतलब है कि अवेलेबल चीज़ को जानबूझकर छोड़ देना और उसके बिना काम चला लेना। इस तरीके से हमने यूज़ किया है फॉरगो का। ठीक है, अब इसी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है मास्टिकेट। दोस्तों मास्टिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को चबाना या फिर खाने को जो है वो दांतों से अच्छी तरीके से पीसना, चबा चबा कर नरम करना, उसे हम क्या कहेंगे, मास्टिकेट करना हम उसे कहेंगे। बहुत ही सिंपल वर्ड है और ये हमारे पास वर्ब है। और मास्टिकेट का मतलब क्या होता है कि किसी खाने को अपने मुंह में जो है वो दांतों के जरिए अच्छी तरीके से चबाना ताकि वो जो है वो छोटे पीसेस में मतलब कि ब्रेक हो जाए, और स्वेलो करना यानी कि उसे निगलना जो है वो आपके लिए कन्वीनियंट या फिर ईजी हो जाए, तो उसे हम जो है वो मास्टिकेट करना कहते हैं। ये जो वर्ड है वो बेसिकली चू का ही फॉर्मल वर्ड है, लेकिन इसे मोस्टली फूड डाइजेशन के प्रोसेस में एक्सप्लेन करने के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मान लो कि तुम्हें एक क्रंची कैरेट का पीस खाया है तुमने, और तुम उसे जो है वो तुरंत स्वेलो नहीं करते, यानी कि ऐसे ही नहीं निगल लिया तुमने, बल्कि जो है वो दांतों से बार बार चबा चबा के छोटा छोटा करके या फिर सॉफ्ट करके उसे निगला है, तो इस प्रोसेस को मैस्टिकेट कहा जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वर्ब है हमारे पास। सिनोनिम्स में हमारे पास वर्ड्स है जैसे कि चू है, चॉम्प है या फिर ग्नॉ है। चू का मतलब होता है कि दांतों से बार बार क्रश करके ब्रेक करना, तोड़ना, बेसिकली इस तरीके से हम चू कहेंगे, चबाना। चॉम्प का क्या मतलब होता है कि खाने को जो है वो ज़ोर ज़ोर से एनर्जेटिक वे में जो है वो मतलब कि चू करना, उसे हम जो है वो चॉम्प कह सकते हैं। जैसे कि आप जो मतलब कि डॉग को देख सकते हो कि जो मतलब कि डॉग्स होते हैं वो बेसिकली बहुत ही एनर्जेटिक वे में ज़ोर ज़ोर से मुंह हिलाकर जो है वो मतलब कि खाते हैं, तो वो चॉम्प कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम समझेंगे। ग्नॉ का क्या मतलब होता है?
ग्नॉ का मतलब होता है कि किसी हार्ड चीज़ को रिपीटेडली बाइट या फिर च्यू करना, ठीक है, उसे हम जो है वो ग्नॉ करना कह सकते हैं। इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? ग्नॉ करोगे, यानी कि जी जो है वो थोड़ा साइलेंट आना चाहिए। एक तरीके से इसका जो मतलब कि आवाज़ है वो आपके नाक से आता है, ये आप चीज़ समझिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि रैबिट गार्डन में रखे कैरेट को स्लोली क्या कर रहा था? ग्नॉ कर रहा था, इस तरीके से आप कह सकोगे। तो ये हमारे जो है वो सारे सिनोनिम्स हमने कंप्लीट किए हैं। अब एंटोनिम्स की बारी आती है, तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कुछ वर्ड्स है, जैसे कि स्वैलो है, स्पिट है या फिर इंजेस्ट है। स्वैलो का तो मतलब होता है यूं ही निगल लेना, बिना चबाए बिना कुछ किए डायरेक्ट अगर आपने मतलब कि थ्रोट के थ्रू जो है वो अंदर जाने दिया या फिर निगल लिया तो वो स्वैलो करना हो गया, ठीक है। स्पिट का मतलब होता है थूक देना या फिर माउथ के जरिए बाहर निकाल देना। जहाँ पर हम किसी चीज़ को अच्छे से च्यू कर रहे थे तो उसका अपोजिट हो गया कि आपने थूक दिया एक तरीके से, या फिर आपने जो है वो अंदर नहीं लिया, ये होता है स्पिट करना। इंजेस्ट का क्या मतलब होता है? इंजेस्ट का मतलब होता है कि किसी भी खाने पीने की चीज़ को या फिर किसी भी सब्सटेंस को बॉडी के अंदर ले लेना, उसे हम जो है वो मतलब कि इंजेस्ट करना कह सकते हैं। तो ये जो है वो हमारे सारे एंटोनिम्स हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें दिया जाता है, यू शुड मास्टिकेट योर फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing इट, यानी कि सेंटेंस का मतलब है कि तुम्हें तुम्हारे खाने को अच्छे से जो है वो चबाना चाहिए निगलने से पहले या फिर मतलब कि अंदर जाने देने से पहले। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो मतलब कि मास्टिकेट का यानी कि यूज़ बताया है या फिर इसका मीनिंग बताया है। अब दोस्तों हमारे जो लगभग सारे वर्ड्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमारे पास सिर्फ एक वर्ड बचता है, उसे भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड आता है डेसेक्रेशन। दोस्तों डेसेक्रेशन ये हमारे पास सबसे पहले तो नाउन है और इसका मतलब होता है अपवित्रीकरण करना या फिर किसी पवित्र चीज़ का अपमान करना, पवित्र स्थान या फिर वस्तु को अपवित्र बना देना, उसे हम डेसेक्रेशन कह सकते हैं। डेसेक्रेशन का मतलब होता है कि कोई जो पवित्र चीज़ होती है, कोई बहुत ही मतलब कि डीपली रिस्पेक्टेड जो प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई ट्रेडिशन हो सकता है, अगर उसे कोई व्यक्ति या फिर कोई भी अगर है जो कि डैमेज करने की कोशिश करता है, इंसल्ट करने की कोशिश करता है, डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है, तो उसे डेसेक्रेशन कह सकता है। यानी कि जो चीज़ किसी कम्युनिटी या फिर ग्रुप के लिए बहुत ही पवित्र या फिर रिस्पेक्टेड है, उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल या फिर इंसल्टिंग बिहेवियर करना ही डेसेक्रेशन कहलाता है, ठीक है। इस वर्ड का हम यूज़ किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? जो रिलीजियस प्लेसेस होती है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ग्रेव्स होते हैं, यानी कि किसी की समाधि है, कि कोई सेक्रेड ऑब्जेक्ट है, या फिर जो अदर हाईली रिस्पेक्टेड प्लेसेस है, अगर उनका आप अपमान करते हो, सिंबल्स हो सकते हैं कोई भी, ओके, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जब आप इनकी यानी कि डिसरिस्पेक्ट करते हो तो ये डेसेक्रेशन कहलाया जा सकता है। मान लो किसी पुराने मंदिर के अंदर जो है वो एक बहुत ही मतलब कि पवित्र स्टैचू रखा हुआ है और कोई पर्सन जानबूझकर जो है वो उस स्टैचू को डैमेज कर देता है या फिर मतलब कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब क्योंकि स्टैचू को लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सैक्रेड मानते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं, हाईली रिस्पेक्टेबल मानते हैं, तो उस एक्शन को डेसेक्रेशन कहा जा सकता है कि उसने जो है वो उसे अपवित्र कर दिया या फिर उसने जो है वो उसे डैमेज करने की कोशिश की, ओके, इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये होता है डेसेक्रेशन। नाउन है ये हमारे पास। अब सिनोनिम की बात की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स है, जैसे कि प्रोफेनेशन है, वायलेशन है या फिर डिसरिस्पेक्ट है। दोस्तों प्रोफेनेशन का मतलब होता है कि किसी बहुत ही पवित्र या फिर होली चीज़ को डिसरिस्पेक्ट या फिर अनहोली ट्रीटमेंट देना, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोफेनेशन कहेंगे। प्रोफेनेशन और डेसेक्रेशन ये जो वर्ड है वो बहुत सिमिलर है, लेकिन डेसेक्रेशन में सैक्रेड प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट को डैमेज या फिर वायलेट करने का स्ट्रॉन्गर सेंस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि भाई सैक्रेड ऑब्जेक्ट को डिसरिस्पेक्टफुली हैंडल करना लोगों ने प्रोफेनेशन माना। प्रोफेनेशन माना यानी कि एक तरीके से अनहोली ट्रीटमेंट देना माना। इस तरीके से हम चाहे वो मतलब कि प्रोफेनेशन का मीनिंग समझ पाएंगे। वायलेशन क्या होता है? वायलेशन का मतलब होता है कि कोई रूल अगर है, कोई राइट है, कोई बाउंड्री है या फिर जो सैक्रेड स्टैंडर्ड है कोई किसी चीज़ का, तो अगर उसे तोड़ा जाता है तो उसे वायलेशन कहा जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेमोरियल के रूल्स को इग्नोर करके अंदर जाना विजिटर्स के लिए क्लियर वायलेशन है, ये होता है वायलेशन, यानी कि उसको तोड़ना, यानी कि उसे तोड़ना माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। डिसरिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बेइज्जत करना, किसी चीज़ को प्रॉपर रिस्पेक्ट ना देना, जो वो डिजर्व करती है वैसे रिस्पेक्ट ना देना, उसे हम कहते हैं डिसरिस्पेक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो है वो किसी मंदिर या फिर किसी देवस्थान या फिर कोई भी बहुत ही अच्छी कोई सैक्रेड चीज़ है, अगर आपने उसका अपमान किया तो आप वो उसे क्या कर रहे हो? डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब एंटोनिम्स हम देख लेंगे एक बार। एंटोनिम्स में हमारे पास वर्ड है रेवरेंस है, रिस्पेक्ट है या फिर ऑनर है। रेवरेंस का मतलब होता है किसी पर्सन, प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट के लिए डीप रिस्पेक्ट या फिर एडमायरेशन होना, उसे हम जो है वो रेवरेंस कह सकते हैं। एक तरीके से आप जब किसी की आज्ञा मानते हो, कहे अनुसार चलते हो, रूल्स फॉलो करते हो किसी के, तो वो आपके लिए रेवरेंस बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लोग जो है वो पुराने मेमोरियल के सामने साइलेंस मेंटेन करके रेवरेंस शो करते हैं, यानी कि एक तरीके से रिस्पेक्ट शो करते हैं, ये होता है रेवरेंस। रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी को इज्जत देना, किसी को मान सम्मान देना, ऑनर देना, ये होता है रिस्पेक्ट।
ऑनर का भी मतलब होता है मान सम्मान, यही यानी कि बहुत ही बेसिक वर्ड्स है। आई थिंक मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही मतलब कि बेसिक तौर पर हम यानी कि आम बोलचाल में भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे जो सारे एंटोनिम्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिया गया है, द डेसेक्रेशन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल शॉक द लोकल कम्युनिटी। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो पुराना मंदिर था उसको डिसरिस्पेक्ट या फिर डैमेज करके उसकी जो पवित्रता है उसको हर्ट किया गया, जिससे लोकल कम्युनिटी को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा, शॉक लगा एक तरीके से। तो यहाँ पर डेसेक्रेशन का यूज़ एक सैक्रेड यानी कि पवित्र और रिस्पेक्टेड प्लेस के सीरियस डिसरिस्पेक्ट करने को डिस्क्राइब कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है वो डेसेक्रेशन होता क्या है, इस वर्ड को हमने अच्छे से डिस्कस किया है और समझा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि डेसेक्रेशन यानी क्या है। दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे वर्ड्स हैं वो यहीं पर खत्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें जो है वो अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।